अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लास आवाज आ रही है आप लोगों को? When you are recording this meeting, okay. चलो आज तो हम ना जाओगे तो कभी और सीधे से हो जाए। Someone is asking लेक्चर हो रहा है। नदीम आपको आवाज आ रही है? 2-3 पार्टिसिपेंट्स हैं। हारून? यस सर। अच्छा, आप कौन सी क्लास से हैं? MCS 4 से हैं या BBA से हैं? सर MCS 4 सर आ रही है BBA। ओके ओके फाइन, ठीक है। ये क्लास हमारी कॉमन है, इसमें मतलब MCS 4 भी है और BBA वाले भी हैं। बाकी आपके स्टूडेंट नहीं आए अभी तक, उन्हें व्हाट्सएप मैसेज करें। जुम्मे का टाइम है, आ जाएंगे एक एक करके सारे। मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ सर। Someone is asking, फिर हारून ने मैसेज किया। सर मैं कनेक्ट हो गया हूँ सर, मैसेज उधर किया था लेकिन कनेक्ट हूँ। ठीक। अच्छा जी बताएं, आप लोगों ने पाइथन के प्रोग्राम रन किए हैं? इंस्टॉल हो गया था आपका जो पाइथन मैंने दिया था आप लोगों को? सर पहचान वो ना सही से वो नहीं वर्क नहीं करता, तो कोई और सर रिकमेंड कर दें कोई। अभी तक वर्क ही नहीं कर रहा कोई और पाइथन? ओह माय गुडनेस, सर वो क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हैंग कब सर कभी मतलब कि हैंग होने लग जाता है और इस तरह का मसला करने लग जाता है। हैंग हो जाने लगता है? नहीं यार, हैंग तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इनकेस अगर आपका पहचान काम नहीं कर रहा तो आप जो है वो इंटरनेट पे जाएं W3 स्कूल्स के ऊपर, ठीक है? और W3 स्कूल्स के ऊपर जाने के बाद आपको उनका ऑनलाइन जो है वो एडिटर मिल जाएगा। वहीं पे आप उसके ऑनलाइन एडिटर पे चले जाएं, ट्राई इट आउट लिखा हुआ होता है, उस पर आप जाके क्लिक करें, आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी।
और उसके अंदर आप अपना कोड लिखें और उसको वहीं पे रन करें, वहीं पे वो आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, यानी आप ओके ऑनलाइन हो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, आपको अपने सिस्टम पे कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गया। ठीक है सर। बल्कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? सर नहीं हो रही। नो सर। एक अच्छा, एक मिनट है। चले, अब हो गई स्क्रीन शेयर? जी सर। जी सर। अच्छा ठीक है। खैर ये तो मैंने पाइथन ओपन किया हुआ था, लेकिन अगर आपके इंस्टॉलेशन का प्रॉब्लम है तो मतलब ये नहीं है। वैसे चले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इंटरफेस के हवाले से कि हमारे पास जब आप पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये इस तरह का हमारे पास इंटरफेस होता है, जिसमें ये वाली जो है ये हमारी एडिटर विंडो कहलाती है, ये हमारी प्रोजेक्ट विंडो कहलाती है। इसमें होता ये कि Yes, sir. एक प्रोजेक्ट जो भी आप पाइथन की फाइल बनाएंगे वो किसी प्रोजेक्ट का पार्ट होती है। तो जब आप फर्स्ट टाइम जाएंगे तो आप न्यू में जाएं, और न्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो जो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट है आप फिलहाल उसी में अपनी फाइल क्रिएट कर लें। तो वहाँ पे जाके आपके पास यहाँ पे न्यू की ऑप्शन नज़र आती है। आप न्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आपको पाइथन फाइल की ऑप्शन नज़र आती है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे फाइल का नाम पूछेगा। हम कह देते हैं माई फाइल। तो यहाँ पे एक टैब क्रिएट हो जाएगा माई फाइल के नाम से। तो ये माई फाइल हमारी हो गई, और इसकी एक्सटेंशन जो है वो पाइथन फाइल की .py होती है। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमारी पाइथन फाइल है। ये दो ऑलरेडी फाइल मैंने पहले से क्रिएट की हुई हैं, ये एक नई फाइल जो है वो हमारे पास क्रिएट हो गई है। इन केस आपने अगर कोडिंग करनी है तो आप यहाँ पे आके इस कोडिंग इस एडिटर के अंदर अपना कोड लिखेंगे, और यहाँ पे वो साथ साथ आपको नंबरिंग भी करके दे देगा और साथ साथ वो आपको इंडेंटेशन भी करके दे देगा। जो कीवर्ड्स हैं उसको ब्लू कलर में बाय डिफॉल्ट दे देता है। तो ये प्रिंट है, डीएफ है, ये हमारे कीवर्ड्स हैं, तो लिहाजा उसने उसको ब्लू कलर में दे दिया। और जो डबल कोट्स में स्ट्रिंग होगा या मैसेज होगा वो उसको ग्रीन टी ग्रीन कलर में कर देता है। और अदरवाइज जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं जिसके अंदर वेरिएबल वगैरह हैं और अर्थमेटिक हैं, लॉजिकल हैं, तो वो सिंपल ब्लैक कलर में आ जाती है। जब आप ये कोड लिख लेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद जब आपने इसको कंपाइल करना होगा तो फिर कंपाइल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें, और ये राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रन की ऑप्शन मिलेगी। ठीक है, रन। और अच्छा अच्छा। ठीक है, जब आप इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो है वो नीचे आउटपुट विंडो आ जाएगी, और आउटपुट विंडो के अंदर जो है वो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तू मेरे मुंह से आ, उनके मुंह से नहीं आया। हाँ तूने मुंह चला बात है चुप की बिना कोई बात ये क्लास प्लीज आपस में डिस्कशन ना करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो रेज करें, वरना जरा खामोशी इख्तियार करें, वरना फिर डिस्टॉर्शन आती है, फिर समझ नहीं आता कि क्या बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो नीचे अब आपको नजर आई है ये हमारी आउटपुट विंडो है। तो जो भी आपका कोड, अगर हमारे पास कोड में कोई एरर है तो यहाँ पे वो आपको एरर शो करवा देगा कि आपने कोई, सबसे हम यहाँ पे एक सेमीकोलन डाल देते हैं, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अच्छा, सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है, एक तो हमने यहाँ से रन किया, इस टैब के ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने रन किया। दूसरी ऑप्शन हमें यहाँ पे भी नजर आ रही है। यहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल रहा है जिसमें जो रिसेंट फाइल्स होती हैं उनको वो ऐड कर देता है, और वो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद जो है उसको रन कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने लोकल ग्लोबल सेलेक्ट किया, और उसके बाद ये जो हमारा ग्रीन कलर का ट्राइंगल है राइट साइड पे, तो इसको हम करेंगे तो ये दोबारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। इस तरीके से हम अपना पाइथन प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात हम अब कह रहे थे कि जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का कि उनको समझ नहीं आ रहा, मतलब उनका कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो उसके लिए फिर हम W3 स्कूल पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम W3 स्कूल में आ गए। आपको पता है ये इस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसके हमारे पास जो ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। ये इस वक्त हमारा पाइथन ट्यूटोरियल है, ये उसकी इंडेक्सिंग है जिसमें से आपने जो टॉपिक फाइंड करना है उसके ऊपर क्लिक करें वो आपके सामने आ जाएगा।
तो यहाँ पे आपके पास है एग्जाम्पल, ठीक है, ये कोड है और उसके बाद लिखा हुआ है ट्राई इट योरसेल्फ। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक नया ओपन हो जाता है विंडो, जिसके अंदर हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो है वो कोड नजर आ रहा है और राइट साइड पे इसकी आउटपुट नजर आ रही है। से मैं इस कोड में चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ जी और उसके बाद मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे रनिंग होगी और रनिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे हमें पास आउटपुट आनी चाहिए। अभी आपके थोड़ी सी नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे पास आउटपुट आ गई है, हेलो वर्ल्ड पाइथन, ये हमने लिखा था। अब आप यहाँ पे जो भी मैसेज लिखेंगे या जो भी कोड लिखेंगे वो आपको जो है उसकी वैल्यू जो है वो शो करवा देगा। क्लियर है क्लास ये चीज? यस सर, क्लियर है। यस थैंक सर। यू। जिन लोगों का पाइथन का जो यस सर। पाइचार्म हमारा जो इंस्टॉल नहीं हो सका वो W3 स्कूल पे चले जाएं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑनलाइन पाइथन एडिटर्स हैं, आप इंटरनेट पे जाके लिखेंगे वो आपको दे देगा। इसी तरह का इंटरफेस होगा, एक तरफ आपके पास जो है वो कोड विंडो होगी, दूसरी तरफ उसकी आउटपुट विंडो होगी। आप कोड लिखेंगे और उसके बाद रन करेंगे तो हमारे पास जो है वो आउटपुट जो है वो इस पर आ जाएगी। तो एटलीस्ट आप अपना कोड एग्जीक्यूट करके देख लें जिन लोगों का पाइचार्म जो है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा। अदरवाइज पाइचार्म इंस्टॉल करने की आप यूट्यूब के ऊपर जाके वीडियो सर्च कर लें, क्योंकि जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, कुछ को डिसलेक्ट करना होता है। वो हो सकता है आपकी जो है वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं हो रही हो, इस वजह से वो पाइचार्म नहीं चल रहा। अदरवाइज उसकी इंस्टॉलेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट नहीं है, वो आसानी से हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके जी, कितने लोग आ गए जी हमारे पास क्लास में? where we can see आई थिंक 9 है सर, 8 है। 8 है सर, 8 भी स्टूडेंट लेट हैं। असल में मेरे पास इसके बाद अगली भी क्लास थी ऑनलाइन, इसलिए लेट ज़्यादा हम कर नहीं सकते। मैं 12 बजे स्टार्ट करनी थी लेकिन उस वक्त विंडो अपडेट पे चली गई थी, तो लिहाजा वो हमारा जो है वो सिलसिला रह गया। अच्छा जी, तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने आपको 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड करके सेंड किए थे। एक हमारे पास जो था वो लिस्ट का था और एक हमारे पास फंक्शंस का था। पहले हम फंक्शन को यस। देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लिस्ट को देख लेते हैं। इसमें हम रीकैप करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो फिर हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन ही कर दिया करें, उसकी पावर पॉइंट स्लाइड या उसके इंटरफेस के ऊपर। और टाइमिंग हम डिसाइड कर लेंगे, हफ्ते में 2 या 3 लेक्चर हम हर क्लास के रखेंगे ताकि फिर आपके जो सिलेबस है वो कवर अप हो सके। अच्छा, हम फंक्शन अब डिस्कस कर रहे हैं। स्क्रीन आपकी शेयर हो रही है, ठीक है। फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे पास अगर आप कुछ स्टेटमेंट हैं जो अपने प्रोग्राम के अंदर बार बार उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप उन स्टेटमेंट को एक फंक्शन का नाम दे देते हैं, एक फंक्शन में लिखते हैं, डिफाइन करते हैं और उस फंक्शन को फिर आप कॉल करते हैं। तो वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी उस जो फंक्शन में लिखी जाती हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि तो मॉड्यूलर अप्रोच है। मॉड्यूल का मतलब है कि हम अपने प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं या मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो उसका एडवांटेज ये होता है कि आपने अगर कोई चेंज करना है किसी फंक्शन को, तो आप उसी स्पेसिफिक फंक्शन के कोड को चेंज करेंगे, बाकी सारे कोड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें एरर है, डिबगिंग करनी है, तब भी वो हमारे लिए डिबगिंग करना भी आसान हो जाएगा और उसको मॉडिफाई करना भी आसान हो जाएगा। और फिर तीसरा एडवांटेज है कि कोड रीयूजेबिलिटी है, कि हम उस कोड को एक दफ़ा फंक्शन को लिखते हैं, सपोज करें उसमें 10 लाइनों का कोड है, आपने उसको लिख लिया, उसको एक नाम दे दिया। अब अगर आप 3 दफ़ा उस कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो 10 लाइनें बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप 3 दफ़ा उस फंक्शन को कॉल करेंगे और हर कॉल के ऊपर वो जो उसकी बॉडी है या उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं कि जी हमारे पास फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर फंक्शन होते हैं। 2 तरह के फंक्शन हैं, एक होते हैं यूजर डिफाइन और एक होते हैं बिल्ट इन। बिल्ट इन फंक्शन वो हैं जो कि लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइंड है, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट उनको यूज करते हैं। हम अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं प्रिंट का फंक्शन। तो प्रिंट का फंक्शन का मतलब है कि जो प्रिंट के अंदर मैसेज होगा वो किसी आउटपुट पे जाएगा। हो सकता है वो आपकी कंसोल यानी आपकी स्क्रीन हो, नॉर्मली वो बाय डिफॉल्ट स्क्रीन पे जाता है। अदरवाइज आप प्रिंट के फंक्शन के थ्रू अपनी जो आउटपुट है वो फाइल में भी राइट कर सकते हैं। इसी तरीके से लेंथ एलियन फंक्शन है जिसमें हम किसी लिस्ट की लेंथ मालूम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक इनपुट का फंक्शन था जो हमने कहा था कि किसी यूजर से अगर हमें नंबर्स या कोई इनपुट लेनी है तो हम इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इन फंक्शन की पहचान जो है वो ये है कि हमारे पास इसमें
जो नाम होता है उसके साथ जो होता है वो पैरेंथेसिस होते हैं या स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि दिस इज अवर फंक्शन। अच्छा, दूसरा जो होता है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि हर प्रोग्रामर अपने हिसाब से अपने कोड के अंदर जो वो डिफाइन करता है। जब फंक्शन को डिफाइन किया जाता है तो उसमें दो तीन चीज़ें आती हैं उसके अंदर। फंक्शन एक तो डिफाइन का कीवर्ड है DEF के नाम से, फिर उस फंक्शन का नेम आएगा और उसके फंक्शन के नेम के बाद पैरामीटर्स होंगे और उसके साथ हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स का पेयर होगा। अगर फंक्शन के पैरामीटर्स या आर्गुमेंट नहीं है तो ये एम्प्टी होगा। अगर एक आर्गुमेंट है तो उसमें एक आएगा, अगर एक से ज़्यादा आर्गुमेंट है तो फिर उतने ही आर्गुमेंट आएंगे और सेपरेटेड बाय द कॉमा। तो ये उसकी डेफिनेशन का तरीका है। और उसके बाद फिर कॉलन आ जाएगा और उसके बाद ये हमारा फंक्शन का जो है, हम इसको कहते हैं, ये फंक्शन का हमारा हेडर है। और हेडर के बाद जो है फिर हमारे पास फंक्शन की बॉडी होती है और उस बॉडी के अंदर एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। और जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो जो फंक्शन की स्टेटमेंट्स हैं वो वन बाय वन उसी ऑर्डर में जो है वो एग्जीक्यूट करेंगी। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन दिखा रखा है DEF माई फंक्शन। अब DEF कीवर्ड है इसलिए वो ब्लू कलर में है। माई फंक्शन फंक्शन का नाम है, ये कोई भी रख सकते हैं आप, माई फंक्शन, फंक्शन 1, फंक्शन 2, टेस्ट फंक्शन, व्हाटएवर। और उसके बाद हमने पैरेंथेसिस के लिए हमने हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, और ये इसके अंदर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है ये जीरो आर्गुमेंट या जीरो पैरामीटर का फंक्शन है। और हमारे पास कॉलन, और फंक्शन की जो बॉडी है उसके अंदर भी एक ही स्टेटमेंट है, सिंपल प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो सिंपली ये हेलो फ्रॉम अ फंक्शन के का जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन को डिफाइन करने के उसने कहा वही रूल्स हैं अभी हमने बात की कि जी आप DEF का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन का नाम होगा, ये फंक्शन का नाम यूनिकली होना चाहिए, कीवर्ड वाला नाम नहीं होना चाहिए, जो कि लैंग्वेज के कीवर्ड्स हैं वो नाम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसके अलावा बाकी जो नेमिंग रूल्स हैं उसमें जो आइडेंटिफाई के रूल्स हैं पाइथन के, वही फंक्शन के रूल्स हैं कि आप उसमें स्मॉल और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है। उसके बाद हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं या आर्गुमेंट्स होते हैं। अच्छा, ये टर्म या वर्ड पैरामीटर और आर्गुमेंट इंटरचेंजेबल है। हम एक जनरली हम इसको कहते हैं कि ये सेम है, चाहे हम उसे पैरामीटर कहते हैं चाहे हम उसे आर्गुमेंट्स कहते हैं। और उसके बाद कॉलन है टू मार्क द एंड ऑफ द फंक्शन हेडर। ये जो पहली लाइन है ये हमने कहा था ये फंक्शन का हेडर कहलाती है, और ये वाली फर्स्ट लाइन इसमें DEF का वर्ड है, फंक्शन का नाम है, और उसके बाद फिर जो है वो फंक्शन की स्टेटमेंट है। फंक्शन को कॉल करने का तरीकाकार क्या है कि जब आपने पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे उसके बाद कॉल करेंगे। अगर आपने पहले फंक्शन कॉल किया तो मेरा ख्याल वो उसमें एरर दे देगा, लेकिन देखना पड़ेगा, हो सकता है वो इंटेलिजेंट इनफ है, क्योंकि ये इंटरप्रेटर है तो ये लाइन बाय लाइन चल रहा होगा तो मेरा ख्याल ये एरर दे देगा। खैर इसको आप देख लीजिएगा। तो नॉर्मली हम पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो ये हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन हुआ। जब हमने इसको कॉल करना है तो आप माई फंक्शन के नाम से इसको कॉल कर लेंगे। एक बात और नोट करें कि जो हेडर है वो हमारा उसका जो इंडेंटेशन है वो 0 लेवल पे है या फर्स्ट लेवल पे है, और जो उसकी बॉडी है, जो उसकी स्टेटमेंट है, वो हमेशा एक टैब आगे लिखेंगी ताकि हमें पता चलेगा कि ये फंक्शन का एक ब्लॉक है। जैसे हमने बात की थी लूप के अंदर या इफ के अंदर कि हमेशा इफ और फॉर वाइल लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी जाती है वो एक टैब आगे लिखी जाती है, तो इसी तरह फंक्शन में भी वो एक टैब आगे लिखी जाएंगी। यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन क्लास? नो सर, क्लियर है। नो सर, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी आर्गुमेंट्स पैरामीटर। तो सर जी कोई क्वेश्चन? नहीं। अच्छा, फंक्शन के आर्गुमेंट और पैरामीटर की तादाद 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और मोर देन 1 भी हो सकती है। और अगर मोर देन 1 है तो फिर हम उसको सेपरेट करेंगे कॉमा के थ्रू। तो यहाँ पे एक फंक्शन है, ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसके अंदर हमने फंक्शन बनाया DEF, ग्रीटिंग्स फंक्शन का नाम है, और पैरामीटर में हमने लिखा हुआ है S। अब ये चूंकि सिंगल वेरिएबल है तो आप इसको समझ लेंगे ये हमारा 1 आर्गुमेंट या 1 पैरामीटर का फंक्शन है। अच्छा, आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं अपने मेन कोड से, तो क्या हम फंक्शन को कोई वैल्यू भी सेंड करना चाहते हैं? ठीक है, बाद दफ़ा हमें ज़रूरत होती है कि हम वैल्यू सेंड करें और बाद दफ़ा वैल्यू हमें ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अगर हमें वैल्यू सेंड करनी है तो क्या हमें एक वैल्यू सेंड करनी है या 2 या 3? तो ये जो आर्गुमेंट है ये बेसिकली उस वैल्यू को शो करते हैं। अगर हम एक ऐसा फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसमें हमने कोई पैरामीटर नहीं सेंड करना, कोई वैल्यू नहीं भेजनी, जैसे हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जिसमें सिंपली उसने प्रिंट करवाना है, तो इसने तो कोई इसको वेरिएबल हमें सेंड करने की या कोई वैल्यू प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए ये 0 आर्गुमेंट के साथ था। लेकिन ये फंक्शन जो है इसके अंदर हम कोई वैल्यू पैरामीटर भेज रहे हैं
अब वो जो वैल्यू है वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, वो सिंपल आपका इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, वो कोई लिस्ट भी हो सकती है, जो भी पाइथन की डेटा टाइप्स हैं वो उसमें शामिल है। तो उसकी तादाद कितनी है, वो 1 है या मोर देन 1 है। तो ये जो केस है ये 1 का केस है। तो जब आप इसमें ग्रीटिंग्स एस, इसका मतलब है एस, जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये कोई वैल्यू भेजेंगे और वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, एस में चली जाएगी। अब आपने इस फंक्शन, ये तो फंक्शन है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा कोड है, ये वाला फंक्शन का कोड है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फंक्शन का हेडर और ये फंक्शन की स्टेटमेंट या बॉडी। यहाँ हम मेन फंक्शन मेन कोड से इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ग्रीटिंग्स को। तो अब हम जब कॉल कर रहे हैं तो कॉल के साथ हमने पैरामीटर में एक स्ट्रिंग भेजा है अली के नाम से, डबल कोट है अली, तो हमें पता चल गया कि हमारे पास स्ट्रिंग है। अब ये अली बेसिकली कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, ये इस एस में स्टोर हो जाएगा। हम ग्रीटिंग कॉल करेंगे, कोड यहाँ से जंप ट्रांसफर होकर यहाँ पे आएगा इस लाइन में, और अली जो है वो कहाँ चला जाएगा, एस में। तो इसका मतलब है आप इसको यूं समझ लें कि एस इज इक्वल टू अली हो गया इस केस में। अगर आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे उमर के नाम से तो फिर एस इज इक्वल टू उमर हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पे सेंड करेंगे वो वैल्यू इस एस में जाके स्टोर हो जाएगी और एस में वो वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर जो फंक्शन की बॉडी है वो क्या कह रही है, वो प्रिंट ग्रीटिंग्स टू, ये एक मैसेज है और आगे क्या रहा है, एस। अब एस में चूंकि अली है तो फिर मैसेज क्या बन जाएगा, ग्रीटिंग्स टू अली। तो ये हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, ग्रीटिंग्स टू अली। अगर आप इसी फंक्शन को कॉल करेंगे ग्रीटिंग्स उमर के साथ तो फिर मैसेज हमारे पास डिस्प्ले में आएगा ग्रीटिंग्स टू उमर। तो ये हमारे पास है 1 आर्गुमेंट फंक्शन की एग्जांपल। ये सेकंड एग्जांपल है, ये 2 आर्गुमेंट की है। अब इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, उसको हम 2 वैल्यूज सेंड करेंगे और वो फंक्शन उन दोनों वैल्यूज को क्या कर देगा, सम कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास वो है कि डिफाइन फंक्शन का नाम सम और आगे आपने ए कॉमा बी। अब चूंकि 2 आर्गुमेंट है तो इसलिए उनको हमने सेपरेट करना है कॉमे के थ्रू। 3 होंगे तो फिर हमारे पास एक और कॉमा लगा के हम तीसरा आर्गुमेंट लगा देंगे। इस तरह नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम बढ़ा सकते हैं। तो होगा क्या कि इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो अब हमें 2 वैल्यू सेंड करने की जरूरत है। एक वैल्यू नहीं है हमारे पास क्योंकि हमने फंक्शन की बॉडी में हमने डिफाइन कर दिया कि ये फंक्शन ऐसा है कि इसको जब आप कॉल करेंगे तो उसके साथ 2 वैल्यूज की जरूरत है। तो जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया तो आपने इसको 5, 10 के साथ कॉल किया, क्योंकि यहाँ पे भी कॉमा है। तो अब फर्स्ट 5 किसको चला जाएगा, ए को, सेकेंड 10 किसको चला जाएगा, बी को। यहाँ पे नाम का कोई ऑर्डर या कोई वो नहीं है, ये ए और बी आप इसको समझ लें कि ये सिंपल वेरिएबल वाले रूल हैं या वेरिएबल ही हैं। तो ये आपके पास 2 वेरिएबल बन गए बेसिकली, ए और बी। फिर आपने इस फंक्शन के अंदर क्या किया, सम इज इक्वल टू बी, वो ए प्लस बी को ऐड करेगा और वो 15 डिस्प्ले कर देगा। तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो ये फर्स्ट 1 आर्गुमेंट फंक्शन है, ये 2 आर्गुमेंट फंक्शन है। इसी तरीके से आप मोर देन 1 आर्गुमेंट फंक्शन बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फंक्शन से हम कोई वैल्यू रिटर्न भी करवा सकते हैं। रिटर्न कराने का मतलब ये है कि हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल करने के बाद हमने उसको कोई आर्गुमेंट सेंड किए, उस फंक्शन ने उस आर्गुमेंट पे कोई कंप्यूटेशन की, कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी उस पर टास्क परफॉर्म किया, और उसके बाद हम उस फंक्शन से कोई वैल्यू वापस लेना चाहते हैं। तो जब हम वैल्यू वापस लेना चाहते हैं उससे, तो हम उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, टू लेट अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू वी यूज द रिटर्न स्टेटमेंट, और रिटर्न इज द कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है माई फंक्शन एक्स के नाम से, और हम क्या करना चाहते हैं, रिटर्न करवाना चाहते हैं एक्स के अंदर जो भी हो उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं प्रिंट माई फंक्शन 3। ठीक है, माई फंक्शन ये हमारे फंक्शन का नाम है और 3 हमारा जो है वो जो आर्गुमेंट है जो कि हम इसके अंदर सेंड कर रहे हैं। जब हम उसको सेंड करेंगे तो x में क्या आ जाएगा, जब फर्स्ट टाइम कॉल करेंगे यानी ये फर्स्ट स्टेटमेंट जब हम रन करेंगे तो हमारे पास x में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब x में 3 है और वो रिटर्न क्या करवा रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 15। तो जो रिटर्न होगा वो वापस इस फंक्शन के नाम की जगह पर आ जाएगा। अब प्रिंट के अंदर हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन रन होगा, वैल्यू कैलकुलेट होगी, आंसर 15 आएगा। अब ये जो 15 है ये रिटर्न होगा, तो ये रिटर्न कहाँ आ जाएगा, 15 प्रिंट माई फंक्शन की जगह पे क्या बन जाएगा, 15, और फिर वो 15 को क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। ये पॉइंट क्लियर है क्लास कि ये जो रिटर्न हमें 15 कैसे मिला, कि हमने रिटर्न करवाया 15 और वो रिटर्न कहाँ पे आएगा, बेसिकली इस माई फंक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और फिर वो प्रिंट 15 बन जाएगा और फिर वो 15 एडजस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक हो गई बात।
सर इससे पहले जो आपने एग्जांपल बताई है इससे पहले वाली, सर उसमें भी तो रिटर्न ही वो करता है, मतलब कि सॉल्यूशन करके और फंक्शन आंसर हमें देता है। कहाँ पे बच्चे, किस एग्जांपल की बात कर रहे हैं? इस सम की बात कर रहे हैं? जी जी सर, सम की। नहीं, आप देखें सम के फंक्शन में हमने कोई रिटर्न का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया। आउटपुट दोनों की सेम है, आपको दोनों में आउटपुट सेम आ रही है। अब यही लग रहा है कि जो है वो एक जैसा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? यहाँ जो प्रिंट हो रहा है वो फंक्शन के अंदर प्रिंट हो रहा है। इस एग्जाम्पल में जो प्रिंट हो रहा है वो फंक्शन के अंदर प्रिंट हो रहा है, मेन में प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। जबकि ये जो एग्जाम्पल है हमारी, इसमें प्रिंट कहाँ हो रहा है? फंक्शन में प्रिंट नहीं हो रहा, बल्कि फंक्शन से बाहर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो अब फंक्शन से बाहर प्रिंट उस वक्त होगा जब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करवाएगा। अगर आप यहाँ से रिटर्न नहीं करवाएंगे और आप ये लिखेंगे कि प्रिंट माय फंक्शन, तो आपके पास जो है वो आउटपुट नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि फंक्शन ने 5 × 3 तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आपको उसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की। तो इसलिए हमारे पास जो है ये दोनों में डिफरेंस है। आउटपुट आपको लगेगी सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि पहले सम वाले के केस में प्रिंट जो हो रहा था वो फंक्शन के अंदर से हो रहा था, यहाँ पे रिटर्न जो है वो आपके यहाँ जो प्रिंट हो रहा है वो फंक्शन से बाहर हो रहा है। दोनों तरीके हैं, आपकी मर्जी है कि आप चाहे फंक्शन में से जाके रिटर्न करवा लें, या फंक्शन में जाके प्रिंट करवा लें कैलकुलेट करके आंसर, या उस आंसर को रिटर्न करवाएं और रिटर्न करवाने के बाद अपने मेन कोड से उसको कैलकुलेट करवा लें। अच्छा, असल में बाज़ दफ़ा होता ये है कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम फंक्शन को कोई वैल्यू सेंड करते हैं, उस वो वैल्यू जो भी उस पर कैलकुलेट होती है, उसका कोई आंसर निकलता है, वो आंसर हम वापस लेके कहीं और इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। उसको सिर्फ डिस्प्ले नहीं करवाना होता। अगर तो डिस्प्ले करवाना है वो तो फिर हम फंक्शन से भी करवा सकते हैं, फिर रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है, जैसे सम की एग्जांपल में है। लेकिन अगर आपने उस वैल्यू को, जो भी आंसर आ रहा है 15, सपोज करें उस 15 को आगे आपने मेन कोड में कहीं यूज करना है, तो फिर उसके लिए आपको 15 को रिटर्न करवाना जरूरी होगा। ठीक है ये बात? यस सर। चलिए, तो जब हमने इस कोड को हमने दूसरी दफा क्या, हमने कहा ना एक ही फंक्शन को हम एक दफा डिफाइन करके मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं, तो दूसरी दफा हमने इस फंक्शन को कॉल किया, आपके बाद हमने आर्गुमेंट चेंज कर दिया या पैरामीटर वैल्यू चेंज कर दिया और 6 के साथ कॉल किया, तो अब आउटपुट क्या मिलेगी? 6, और 6 × 5 30, और आउटपुट में हमारे पास क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है? रिटर्न एन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये 5 × x रिटर्न एन एक्सप्रेशन। अब हम कह रहे हैं रिटर्न अ वैल्यू। दोबारा एक फंक्शन हमने बनाया स्क्वायर के नाम से, उसके अंदर एक सिंगल आर्गुमेंट फंक्शन है, और उसमें हमने क्या किया? उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, x को x से मल्टीप्लाई किया, और फिर हमने कहा उसको हमने स्टोर कर दिया एक वेरिएबल आंसर में, और फिर आंसर को हमने लिखा रिटर्न स्टेटमेंट में। तो काम हम ऐसे करें या ऐसे करें, बात एक ही है, बस मेथड डिफरेंट है। आउटपुट हमारे पास जो है वो सेम आएगी कि यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन रिटर्न करवा देते हैं, जबकि यहाँ पे हम ये रिटर्न लिख देते, तब भी यही काम हो जाता है। अब हमने क्या किया कि उसको एक वेरिएबल में पहले स्टोर करवाया, और फिर उस वेरिएबल को हमने रिटर्न करवाया। तो अब इस फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे a = स्क्वायर 7, अब यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, और 7 के साथ कॉल हो रहा है। x में क्या आ जाएगा? 7 7 का क्या बनेगा? 49। आंसर में क्या आ जाएगा? 49। रिटर्न में क्या आ जाएगा? 49। अब 49 इस पूरे स्क्वायर 7 की जगह पे क्या आ जाएगा? 49, और वो 49 किसको असाइन हो जाएगा? a को, और उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं a, तो अब आउटपुट में क्या आ जाएगा? 49। तो हुआ ये कि आपने आर्गुमेंट सेंड किया, उसके अंदर कैलकुलेशन की, उसको एक वेरिएबल में रखा आंसर में, उस आंसर को आपने रिटर्न करवाया। वो जो आंसर में वैल्यू थी 49, वो हमने एक लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल रखा है, ठीक है। तो वो वैल्यू किसको असाइन हो गई? उस a को असाइन हो गई, उस वेरिएबल को, और उसके बाद फिर हमने उस वेरिएबल को जो है वो प्रिंट करवा दिया। ठीक है जी क्लास, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर, क्लियर। ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर हमने क्या किया कि जी हम इवन और ऑड चेक करना चाह रहे हैं। एक फंक्शन है, हम उसको इवन एंड ऑड चेक करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम लेक्चर हो रहा है मेरा। चलो पापा फूड पैक कर दे, मांगना है खड़ी है। इवन और ऑड के लिए हमने क्या किया? फंक्शन को डिफाइन किया इवन ऑड के नाम से, एक सिंगल आर्गुमेंट फंक्शन है। अब हम वैल्यू सेंड करेंगे और वो बताएगा कि वो इवन है या ऑड है। तो इवन या ऑड को चेक करने का रूल यही है कि आप उसको कैसे टीचर्स खुद को थकाते हैं। और डिवाइड करने के बाद हम उसका मॉड्यूलस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, ताकि हम चेक करना चाहते हैं कि उसका रिमेंडर कोई भी नहीं होगा बस सर करने। कोई क्वेश्चन है बच्चे?
माइक ऑन है उनका। नहीं सर, माइक ऑन करके बैठी हैं कोई। क्या क्या सर कह माइक ऑन है किसी रहे हैं? का, माइक ऑन है सर किसी का, उसे पता ही नहीं कि मेरा माइक ऑन है। अच्छा अच्छा, चले ये माइक ये या तो अपने म्यूट कर लें, अपने म्यूट, जब क्वेश्चन हो फिर पूछ लें, नहीं तो फिर बैकग्राउंड जरा साइलेंट रखें। अच्छा, तो इवन और ऑड के फंक्शन में हम हमने एक फंक्शन बनाया, उसमें सिंगल आर्गुमेंट फंक्शन है, उसमें वैल्यू सेंड की। अब ए अगर इवन नंबर है, हमने इस फंक्शन के अंदर इफ की कंडीशन लगा दी, इफ ए मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0, अगर हम ए को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन क्या हो गया, इवन हो गया, और नंबर क्या हुआ, इवन हो गया, तो वो हमें रिटर्न करवा रहा है 0। और अगर ऐसा नहीं है, यानी इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो एल्स में जाएगा और एल्स में रिटर्न करवा देगा 1। अब आपने बेसिकली दो रिटर्न इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वो इफ और एल्स के अंदर हैं, तो लिहाजा या तो इफ वाली रिटर्न चलेगी या एल्स वाली रिटर्न चलेगी। ये बात याद रखिएगा कि फंक्शन से रिटर्न ए की वैल्यू होगी, मोर देन 1 वैल्यूज रिटर्न नहीं होंगी। तो ये नहीं हो सकता कि आप एक ही फंक्शन को कॉल करें और उसमें से 3-4 वैल्यू को रिटर्न करवाएं। फंक्शन ए की वैल्यू रिटर्न करवाएगा। अगर आप डिफरेंट वैल्यूज रिटर्न करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको डिफरेंट फंक्शन बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, मतलब आप चाहते हैं कि जी दो नंबर को सम भी कर दे, मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड भी कर दे, तो फिर बेसिकली आप उसके 3 फंक्शन बनाएंगे, एक में वो सम करेगा, एक में मल्टीप्लाई करेगा, एक में डिवाइड करेगा, और हर एक की अलग अलग रिटर्न होगी, और वो उसकी जो स्पेसिफिक रिजल्ट है वो रिटर्न करवाएगा। यहाँ पे चूंकि इफ एल्स है, तो लिहाजा या इफ की रिटर्न चलेगी या एल्स की रिटर्न चलेगी। अब आपने फंक्शन कॉल किया 7 के साथ, ए में क्या आ गया 7, ए मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? फॉल्स हो गई सर। फॉल्स होगी, क्योंकि ए मॉडुलस 2 का मतलब 7 मॉडुलस 2 का मतलब है रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो हम किस में चले जाएंगे, एल्स में जाएंगे, और हमें रिटर्न क्या करवाएगा, 1 रिटर्न करवा देगा, और रिटर्न वो वैल्यू जो है हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगी, और उसके बाद हम बता देंगे कि आउटपुट हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, या रिजल्ट में हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। प्रिंट की स्टेटमेंट आप लिखेंगे तो वो आपको 1 दे देगा, तो इसका मतलब है जो ये हमारा हमारा जो वो, अगर हम यहाँ पे कोई इवन नंबर सेंड करेंगे, से हमने 10 सेंड किया, तो 10 मॉडुलस 2 रिमाइंडर इक्वल टू 0 ट्रू हो जाएगा, तो वो रिटर्न हमें 0 करवा देगा। अच्छा, फिर हमारे पास है स्कोप ऑफ वेरिएबल। हमारे पास जब फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो स्कोप का कॉन्सेप्ट आ जाता है। स्कोप का मतलब ये है कि आपने अपने प्रोग्राम में जो वेरिएबल डिफाइन किया, वो किस एरिया में विजिबल है, या किस एरिया में वो हमें नजर आ रहा है, या हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दो तरह के वेरिएबल बन जाते हैं, एक हमारे पास बनता है लोकल वेरिएबल, और एक हमारे पास बनता है ग्लोबल वेरिएबल। एक वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर हम डिफाइन करते हैं, डीएफ, और उसके बाद फंक्शन है, और उसके बाद जो फंक्शन की बॉडी है उसमें डिफाइन करते हैं, तो वो जो वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल होगा उस फंक्शन के लिए। ठीक है, लोकल टू दैट फंक्शन। तो इसका मतलब है जब उस फंक्शन के अंदर बैठ के आप उस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, तो उसकी वैल्यूज आपको मिल जाएगी। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये है कि वो वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं हुआ, बल्कि फंक्शन से बाहर डिफाइन हुआ है, तो उसका स्कोप क्या है, वो ग्लोबल कहलाएगा। स्कोप या वेरिएबल का लोकल होगा अगर वो विद इन द फंक्शन है सिर्फ, और वो फिर बाहर बाहर उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, या बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगा। और जो ग्लोबल होगा वो बाहर अवेलेबल होगा, और वो फंक्शन के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। इसके हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने बनाया हुआ है कि एक वेरिएबल है टोटल इज इक्वल टू 0। अब ये किसी फंक्शन, ये जो टोटल वेरिएबल है ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, तो लिहाजा ये हमारा क्या बन गया, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, फिर हमने एक फंक्शन बनाया सम आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2, और आपने उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया टोटल, दैट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट नंबर 1 प्लस आर्ग्यूमेंट नंबर 2। अब आप देखें कि इस कोड में दो वेरिएबल हैं टोटल के नाम से, एक ये वाला, ठीक है, और एक हमारे पास जो है वो ये वाला टोटल है। तो ये जो टोटल है जो कि फंक्शन के अंदर है, इसको हम ये हमारे पास क्या कहलाएगा, लोकल वेरिएबल। क्यों लोकल वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि ये एक फंक्शन सम के अंदर है, ये सम के अंदर है, तो इसका जो स्कोप है या जो ये इसकी अवेलेबिलिटी है वो इस फंक्शन के अंदर अंदर है, जबकि इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो इसके बाहर अवेलेबल है, और ये जो अंदर वाला टोटल है ये बाहर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कैसे काम करेगा। तो हमने फंक्शन है सम का, उसमें हमने दो आर्गुमेंट सेंड किए, उसके बाद हमने उसको प्रिंट कर दिया कि इनसाइड द फंक्शन लोकल टोटल का मतलब है लोकल वेरिएबल टोटल क्या बनेगा, उसको हमने प्रिंट करवा दिया।
उसके बाद हमने इसी रिटर्न इसकी लोकल टोटल को रिटर्न कर दिया। उसके बाद जब हमने इसको रिटर्न किया, उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे आउटसाइड द फंक्शन ग्लोबल को प्रिंट करवा दिया। अब आपने आउटसाइड ग्लोबल की वैल्यू रखी है 0, ठीक है। आपने फंक्शन डिफाइन किया, उसमें 2 आर्गुमेंट्स हैं, आपने फंक्शन कॉल किया सम का, वैल्यू आपने दे दी 10 और 20। आर्गुमेंट 1 में 10 आ जाएगा, 2 में 20 आ जाएगा, दोनों को सम करेगा, टोटल में क्या आ जाएगा 30। तो जब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे इनसाइड द फंक्शन लोकल, तो आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास 30। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इस टोटल की बात कर रहे हैं और ये हम लोकल फंक्शन के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, तो इस लोकल वेरिएबल की बात कर रहे हैं और लोकल वेरिएबल में या लोकल टोटल में 30 है, तो ज़्यादा उसने 30 डिस्प्ले करवा दिया। जब आप इसको रिटर्न करवाते हैं, आपने यहाँ पे इसको कैश नहीं किया, रिटर्न का बेसिकली कैश होना चाहिए, आपने कैश नहीं किया, आपने यहाँ पे आके सिंपली प्रिंट करवा दिया आउटसाइड द फंक्शन ग्लोबल टोटल, और उसको आपने प्रिंट किया। तो अब जो ये टोटल है ये रेफर किसको करेगा? इस वाले को, और इसके अंदर वैल्यू क्या है 0, तो लिहाजा 0 करेगा। एक ही वेरिएबल फंक्शन के अंदर भी डिफाइन है, फंक्शन के बाहर भी डिफाइन है। जब फंक्शन के अंदर डिफाइन किया, उसको प्रिंट करवाया, तो उसने फंक्शन के अंदर वाली वैल्यू को डिस्प्ले करवाया है, जबकि अगर फंक्शन के बाहर है तो फिर हमने फंक्शन की बाहर वाली वैल्यू को डिफाइन कराया। क्लियर है ये पॉइंट क्लास? यस सर। अल्लाह अकबर। अच्छा, इसी तरह इसके अंदर एक एग्जांपल मैंने थोड़ी सी चेंज की थी स्वैप के नाम से। हाँ, यहाँ पे है लोकल ग्लोबल की एक और एग्जांपल है। यहाँ पे हम स्वैप कर रहे हैं। बेसिकली स्वैप का मतलब है कि हम वेरिएबल्स की वैल्यूज को इंटरचेंज कर रहे हैं। आपने एक फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर किया x, उसको वैल्यू आपने दे दी 2, ठीक है। एक वेरिएबल है y, उसको वैल्यू आपने दे दी 3। ये हमारा फंक्शन के अंदर नहीं है, तो लिहाजा हमारा क्या कहलाएगा? ये ग्लोबल कहलाएगा। ये x और y हमारा ग्लोबल है। फिर आपने एक स्वैप का फंक्शन लिखा और उसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स हमने सेंड किए, यही दोनों x और y हमने स्वैप के फंक्शन में सेंड कर दिए। स्वैप के फंक्शन में क्या कर रहा है कि वो वैल्यू को चेंज कर रहा है। स्वैप में गए, स्वैप में आने के बाद आपने कहा कि जनाब x के अंदर हमारे पास 2 है, y में 3 है। आपने एक नया वेरिएबल ले लिया टेम्प, x की वैल्यू टेम्प में दे दी, y की वैल्यू x में दे दी और फिर टेम्प की वैल्यू y में दे दी। तो बेसिकली आपने x और y की वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया। इनिशियली x में 2 था, टेम्प में क्या आ जाएगा 2। फिर आपने क्या किया, y की वैल्यू x में दे दी, y में 3 था, तो अब x में क्या आ गया 3 आ गया। x में पहले 2 था, अब 3 आ गया। और फिर टेम्प को आपने y को दे दिया, तो टेम्प में x की वजह से 2 आया था, तो अब वो y में आ गया। तो अब y में बेसिकली आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। तो x में अब 3 है और y में 2 है। अब आप इसको प्रिंट करवाएंगे, x इज विद इन द फंक्शन, तो आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास 3 आ रही है, ठीक है। और प्रिंट y करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन के अंदर वैल्यूज हमारी अब चेंज हो गई हैं, स्वैप हो गई हैं। x की वैल्यू y को मिल गई, इनिशियली x में 2 था, लेकिन अब x में अंदर 3 आ गया, और इनिशियली y में 3 था, अब y में 2 आ गया। उसके बाद जब आप बाहर आते हैं, ये आपने डिस्प्ले किया, यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद जब आप बाहर आते हैं और यहाँ पे आप लिखते हैं x की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं y की वैल्यू को, तो यहाँ पे x कौन सा होगा? वो यही वाला होगा। तो लिहाजा x हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा, जबकि y हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आएगा। ये गलत लिखा हुआ है, इसको 2 कर दें और इसको 3 कर दें, ठीक है। ये कोड जब आपने इसको रन किया, इसी कोड को जब हमने रन किया, तो हमारे पास आउटपुट इस तरह आ रही है, x इन द फंक्शन 3, y इन द फंक्शन 2, जबकि x अदरवाइज ये वाला जो एक प्रिंट है, x जो है वो आउटसाइड द फंक्शन 2 और y आउटसाइड द फंक्शन 3। तो ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर हमने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस किया। तो बात ये है कि अगर वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ है, तो उसकी जो वैल्यूज हैं, उसमें जो वैल्यू है वो विद इन द फंक्शन सिर्फ अवेलेबल होती हैं। अगर आप बाहर भी वही फंक्शन वेरिएबल, उसी नाम का एक वेरिएबल मौजूद है, तो बाहर अगर आप उस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, तो वो जो फंक्शन के अंदर वाली वैल्यू है वो उसको एक्सेस नहीं करेगा, बल्कि जो बाहर वाले वेरिएबल को वैल्यू दी थी वो उसको एक्सेस करेगा। ये पॉइंट क्लियर है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का? यस सर। सर क्लियर। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो लिस्ट के हवाले से था। लिस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो अभी तक हमने वेरिएबल्स देखे थे, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग, वो सिंगल वैल्यूज को होल्ड करते थे। बाद में आपको कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को होल्ड करना होता है, या सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को होल्ड करना होता है, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड या सीक्वेंस डेटा टाइप। तो किसी भी लैंग्वेज की तरह इसमें पाइथन में भी हमारे पास 3-4 तरह के जो है वो कंपाउंड या सीक्वेंस डेटा टाइप हैं। उसमें लिस्ट है, डिक्शनरी है, टुपल्स हैं, उसके अलावा सेट्स हैं।
और इवन जो आपके स्ट्रिंग्स हैं ये भी बेसिकली कंपाउंड ही कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा अल्फाबेट्स मौजूद होते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट वही है जो आम लैंग्वेजेस के अंदर था, एरे का या डायनामिक या लिंक्ड एरे का या डायनामिक एरे का। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या होता है लिस्ट का जो होता है? लिस्ट का जो एक तो लिस्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक ही है कि इट्स साइज इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब है कि चेंजेबल। आपने लिस्ट बनाई, उसमें इनिशियली आपने 5 वैल्यूज डाली, बाद में आप उसको 6 कर दें, 7 कर दें, 8 कर दें, 6 कर दें, 3 कर दें, मतलब आप उस लिस्ट के अंदर वैल्यूज ऐड और डिलीट कर सकते हैं, कोई साइज फिक्स नहीं है उसका। एक बात, जितने उसमें एलिमेंट होंगे वही उसका साइज कहलाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब है चेंजेबल है। चेंजेबल का मतलब है अभी आपने कहा जी लिस्ट का पहला आइटम जो है वो एप्पल है, आप कहेंगे नहीं अब पहला आइटम एप्पल नहीं है, आप बनाना है। या पहली वैल्यू जो है 2.5 है, अब आप कहें नहीं 2.5 नहीं 2.7 है, तो आप उसके तमाम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, फिक्स नहीं हो जाती। तीसरी चीज़ है कि इट कैन हैव आइटम्स और ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। एक ही लिस्ट में ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो है वो एक ही तरह की हों, यानी कि एक लिस्ट आपने अगर स्ट्रिंग की बनाई है तो सारे स्ट्रिंग ही होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लिस्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज मौजूद हो सकती हैं। हो सकता है कोई इंटीजर है, कोई फ्लोट है, कोई हमारे पास स्ट्रिंग है। लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है? लिस्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द आइटम और एलिमेंट। जो लिस्ट के मेंबर्स हैं उसको हम आइटम भी कह देते हैं, एलिमेंट्स भी कह देते हैं, मेंबर्स भी कह देते हैं, इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, सेपरेटेड बाय द कॉमा। तो ये हमारे पास लिस्ट क्रिएट करने का तरीका है। ये माई लिस्ट, लिस्ट का नाम है, इक्वल्स टू, और उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट, ये एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है। लिस्ट को ऐसे समझ ले जैसे हमारे पास सेट का कॉन्सेप्ट है। तो सेट जो है वो एम्प्टी सेट भी हो सकता है, उसमें 1 मेंबर भी हो सकता है, उसमें मोर देन 1 मेंबर भी हो सकते हैं। अच्छा, ये है लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो इसमें माई लिस्ट और इसमें 1 2 3, अब इसके साइज 3 है और तीनों की जो डेटा टाइप है वो क्या है? इंटीजर है। ये एक लिस्ट है विद मिक्स डेटा टाइप। तो ये लिस्ट है, इसमें पहला जो है वो इंटीजर है, उसके बाद ये स्ट्रिंग है, और फिर हमारे पास क्या है? फ्लोट है। साइज इसका भी 3 है, लेकिन डेटा टाइप जो है वो डिफरेंट है। तो इसमें इसके साइज पे और डेटा टाइप के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। फिर इसमें नेस्टेड लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि लिस्ट विद इन अ लिस्ट। नेस्टेड का मतलब होता है एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट को आपने ऐड कर दिया। अब ये माई लिस्ट है, पहला आइटम इसमें माउस स्ट्रिंग हो गया, सेकंड और थर्ड आइटम जो है वो इटसेल्फ क्या है? लिस्ट है। ये एक सेकंड जो आइटम है इसका वो अभी खाजारा मैं देख रहा हूँ। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, उसका माइक ऑन है सर। अच्छा, तो ये जो सेकंड एलिमेंट है ये इटसेल्फ क्या है? एक लिस्ट है, और इसके अंदर 3 मेंबर हैं, 8 4 और 6, ठीक है। अब ये लिस्ट विद इन अ लिस्ट, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट, ठीक है। और जो थर्ड मेंबर है ये भी एक लिस्ट है, क्योंकि ये क्यों लिस्ट है? ये स्क्वायर ब्रैकेट में है। हमने कहा कि जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेट करके हम वैल्यू को लिखेंगे तो वो लिस्ट कहलाएगी। ये जो लिस्ट है इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, और वो एलिमेंट क्या है? वो स्ट्रिंग टाइप का है, लिहाजा आप सिंगल या डबल कोट के अंदर उसको मार्क करेंगे। अब इसमें, इस माउस में और इस ए में क्या फर्क है? दोनों में फर्क ये है कि ये सिंपल स्ट्रिंग है, जबकि ये एक लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये दोनों लिस्ट, ये वाली और 8 4 6, ये दो लिस्ट अलग अलग लिस्ट हैं, और ये एक बड़ी लिस्ट जो कि माई लिस्ट है उसका पार्ट है। तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट, के एक लिस्ट के अंदर हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट को हम वो कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास जो है वो एक्सेस करने का तरीका क्या है कि हम इंडेक्स ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, और तमाम जो लिस्ट के मेंबर्स होते हैं उनके इंडेक्सेस होते हैं, और तमाम लिस्ट के जो मेंबर्स के इंडेक्सेस हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। जो फर्स्ट मेंबर है उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, एंड फिर 1 फिर 2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम उसका स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम उसका इंडेक्स नंबर मेंशन कर देंगे तो हम उस मेंबर को एक्सेस करेंगे। और अगर हमारे पास एक लिस्ट 5 एलिमेंट की है तो इसका मतलब है जो उसका इंडेक्स नंबर है वो 0 से लेके 4 तक होगा हमारे पास। ये उसने बता रखा है कि जी एक आपने लिस्ट बनाई, उसके अंदर हमारे पास 5 मेंबर्स हैं, PROBE। ये लेंथ उसकी टोटल कितनी बन रही है? 5 बन रही है। इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? P के लिए 0 1 2 3 एंड 4। ये वही कॉन्सेप्ट है जो इन्होंने एरे पढ़ा था C लैंग्वेज के अंदर, ये वही कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, और अच्छा उसके अलावा इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्स का मतलब है लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स नंबर -1, फिर -2 -3 -4 एंड -5। तो इस तरह आएंगे तो वो माइनस से चलते जाएंगे, इधर से आप स्टार्ट करेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो ऑनवर्ड आप चलेंगे। तो हम किसी मेंबर को हमने अगर एक्सेस करना है तो फिर एक्सेस करने का तरीका कार क्या होगा?
माई लिस्ट, ये हमारे पास वही लिस्ट जो अभी हमने बनाई थी। अब आपने इसके किसी स्पेसिफिक मेंबर को प्रिंट करना है या डिस्प्ले करवाना है, तो आप लिखेंगे प्रिंट माई लिस्ट, लिस्ट का नाम, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर उसका इंडेक्स नंबर। हमने इंडेक्स नंबर डाला है 0, तो 0 किसको पॉइंट करेगा? पी को पॉइंट करेगा, तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी? पी आ जाएगी। इसी तरीके से आप कर रहे हैं जी प्रिंट माई लिस्ट इंडेक्स नंबर 2, तो अब 0 पी के लिए है 0, फिर आर के लिए 1 और ओ के लिए है 2, तो लिहाजा आउटपुट क्या आ जाएगी? ओ आ जाएगी। और अगर हम करेंगे प्रिंट माई लिस्ट 4, तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी? ई आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 और 4 तक है। अगर हमारे पास नेस्टेड लिस्ट है, फिर हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो ये हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट है, इसमें पहला मेंबर है हैप्पी और दूसरा जो मेंबर है वो एक और लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास फर्दर 1, 2, 3 और 4 मेंबर्स हैं। अब जो मेन लिस्ट है एन लिस्ट, उसमें 2 मेंबर्स हैं। पहला मेंबर स्ट्रिंग टाइप का है, दूसरा लिस्ट टाइप का है, और जो दूसरा जो मेंबर है जो लिस्ट टाइप का है, उसके अंदर जो मेंबर्स की तादाद है वो 4 है और उसके इंडेक्स नंबरिंग अगेन 0 से लेके 3 तक होगी। तो आपने अगर इसको एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे प्रिंट एन लिस्ट, जो हमारी मेन लिस्ट है उसका नाम, उसके बाद हमने डबल ब्रैकेट इस्तेमाल करना है। डबल क्यों? क्योंकि हम नेस्टेड लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो जो पहला इंडेक्स नंबर है 0, वो बेसिकली किसको पॉइंट करेगा? वो एन लिस्ट के फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर या स्पेसिफिक मेंबर को पॉइंट करेगा। जो फर्स्ट इंडेक्सिंग है वो एन लिस्ट के लिए है, ठीक है। तो ये 0 है तो किसको पॉइंट करेगा? ये फर्स्ट मेंबर को पॉइंट करेगा। अब फर्स्ट मेंबर क्या है? हैप्पी। हैप्पी इटसेल्फ स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग इटसेल्फ लिस्ट है, तो लिहाजा 0 के बाद हमने लिखा है 1, तो इस 0 पे हम पहुंचे, 0 की वजह से हम पहुंचे हैप्पी पे, और फिर हम 1 पे जा रहे हैं, तो इसका जो h है वो 0 पे है और a जो है वो 1 पे है, तो आउटपुट हमारे पास क्या मिलेगी? a मिलेगी। अगर हम 0 0 लिख देते तो आउटपुट हमें क्या मिलती? h मिलती। अगर हम 0 और 2 लिख देते तो फिर हमें आउटपुट जो है वो मिलती p मिलती। अच्छा, अगर हमने इसको एक्सेस करना है तो फिर हम क्या करेंगे? अगेन प्रिंट एनलिस्ट, और अब हम यहाँ पे हम 0 पॉइंट कर रहा था हैप्पी को, तो अब हमने जो कि सेकंड यानी मेंबर की बात कर रहे हैं, जो लिस्ट है बेसिकली, तो हम यहाँ पे इंडेक्स में 1 डालेंगे और उसके बाद फिर हम डालेंगे हमने किसको एक्सेस करना है? जिसको एक्सेस करना है हम उसका इंडेक्स नंबर करेंगे। अगर हम 1 0 करेंगे तो आउटपुट आ जाएगी 2, 1 1 करेंगे तो आउटपुट आ जाएगी 0, 1 2 करेंगे तो 1 1 आ जाएगी, और 1 3 करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ये इंडेक्सिंग क्लियर हो गई आप लोगों को नेस्टेड लिस्ट की? यस सर, क्लियर। चलिए जी। क्लास आपकी सिर्फ 17 स्टूडेंट है, हालांकि ये 2 क्लासेस कंबाइन है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये आप लोगों के जो MCS 4th वाले हैं, कितनी स्टूडेंट हैं इसके अंदर पाइथन के इसमें एडवांस लूप के कोर्स में? कितने स्टूडेंट हैं आप लोग MCS 4th वाले जो पाइथन का कोर्स पढ़ रहे हैं? सर आई थिंक 5 to 6 है। कितने? 6 हैं सर, 6। शुरू में जब हमारे पास क्लास हुई थी तो तब तो मेरे पास ज्यादा बच्चे आए थे। क्लियर नहीं है? आपको याद नहीं है? 6 सर 8 लोग तो ये अभी बैठे हैं। सॉरी, दोबारा बोलें। मैंने कहा सर 8 लोग तो ये अभी बैठे हैं जी। सर 8 से ज्यादा लोग बैठे हैं, सब ले रहे हैं लेक्चर। क्या कह रहे हैं बच्चे? दोबारा बोलें। सर मैं कह रहा हूँ कि 8 लोग और क्लास के बैठे हैं, बाकी सेकंड सेमेस्टर वाले बैठे हैं। ये कौन बात कर रहा है? सजावल बात कर रहे हैं BBA से? हाँ जी, बिलावल बात कर रहा हूँ सर। हाँ बिलावल जी, बताएं बिलावल, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ सर हमारी क्लास के अलावा 8 लोग और बैठे हुए हैं, मतलब वही होंगे वो जिनका इसलिए आप बैठे पूछ हुए रहे हैं। हैं कि ये ना 2 क्लासेस का कंबाइंड लेक्चर है। जी जी सर, मैं उन्हीं का ही बता रहा हूँ कि वो 6 लोग बता रहे थे, मैंने कहा वो 8 बैठे हुए हैं टोटल। अच्छा 8 नहीं, वो 6 नहीं है, वो ज्यादा है, मेरे ख्याल 12-15 है। और आपकी क्लास में से कितने आए हैं BBA से? सर हमारी क्लास में से आए
हमारी क्लास में से भी 8 ही आए हैं। आपकी क्लास में से भी 8 ही आए हैं, चलो ठीक है। एनीवे अच्छा जी, नेक्स्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी आप लिस्ट के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए वही है कि आप -1 दे देंगे तो वो आउटपुट ई आ जाएगी, और अगर आप -5 दे देंगे तो वो आउटपुट पी आ जाएगी। ये -1 है, -2, -3, -4 एंड सो ऑन -5, इस तरीके से आप इसको लेके जा सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास होती है लिस्ट स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब है इफ यू वांट टू एक्सेस अ रेंज ऑफ द आइटम इन अ लिस्ट बाय यूजिंग द स्लाइसिंग ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड कॉलन। तो अगर आप एक एक मेंबर को एक्सेस करने के बजाय एक रेंज को उठाना चाहते हैं, मतलब आप कहते हैं जी 5 से 10 मुझे चाहिए या 10 से 20 मुझे चाहिए, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? तो ये हमारे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर फिर उसने कहा कि जी प्रिंट माय लिस्ट, आगे दिया है रेंज 2:5। अच्छा, इसमें ये पॉइंट समझें कि 2, अच्छा एक तो ये 2 का मतलब है इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर हमें देखना पड़ेगा 0, 1, 2, तो उसका मतलब है 2 किसको पॉइंट कर रहा है? ओ को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, जो ये है स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर 2 और ये है एंडिंग इंडेक्स नंबर। तो जो स्टार्टिंग है यहाँ से हमने शुरू करना है, लेकिन एंडिंग को हमने इंक्लूड नहीं करना, बल्कि एंडिंग से एक लेस वैल्यू तक हमने जाना है। अगर एंडिंग की वैल्यू n है तो हम बेसिकली n-1 तक जाएंगे। तो इस केस में 2 से हम 4 तक जाएंगे। तो 2, 3 और 4, तो 2 पे कौन है? 0, 3 पे है G और 4 पे है R। तो हम 2, 3, 4 इन्हीं OGR डिस्प्ले करवाएंगे। 5 के ऊपर है हमारे पास A, लेकिन वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ये पाइथन का रूल है कि जब रेंज की बात करता है तो जो स्टार्टिंग है वो इंक्लूडेड होता है, लेकिन एंडिंग जो है वो इंक्लूड नहीं होता। अच्छा, अगर हम स्टार्टिंग मेंशन नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि एलिमेंट्स बिगनिंग टू द फ्रॉम द बिगनिंग टू द 4th एलिमेंट, यानी हमने यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया, तो इसका मतलब है हम 0 से लेके कहाँ तक जाना चाह रहे हैं? 4 तक, और 4 का मतलब है 3 तक बेसिकली। तो हमारे पास 0, 1, 2 और 3, तो आउटपुट में P से लेके हमारे पास G तक डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर हम एंडिंग नंबर मेंशन नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम आखिरी एंड तक जाना चाहते हैं, और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जो हमने नंबर दिया है। अब हमने दिया है 5 कॉलन और ये एम्प्टी है, तो इसका मतलब ये है कि हम 5 से स्टार्ट करेंगे और फिर एंड तक चले जाएंगे। अब 5 हमारे पास है 0, 1, 2, 3, 4 और 5, तो हम A से स्टार्ट करेंगे, आगे हमारे पास A, M, I और Z, आखिरी मेंबर तक हम इसको डिस्प्ले कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो है वो लिस्ट स्लाइसिंग होती है, जिसके थ्रू हम मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं रेंज की शक्ल में। किसी वैल्यू को हमने चेंज करना, अभी तक तो हमने कहा कि हमने सिर्फ उसको डिस्प्ले करवाया। अगर हमने वैल्यू को अपडेट करना है तो अपडेट करने का तरीका क्या है? वो भी बिल्कुल सिंपल है कि आप लिस्ट का नाम दें, उसके आगे उसका इंडेक्स नंबर दें और उसके बाद उसको वैल्यू असाइन कर दें। अब एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास 2, 4, 6, 8 है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं जो 0 इंडेक्स पे है उसकी वैल्यू को, जो इनिशियली इस वक्त 2 है, उसको 2 की बजाय क्या कर दें? 1 कर दें। तो लिहाजा हम क्या कर रहे हैं? ऑड इंडेक्स नंबर 0 इज इक्वल टू 1। ये बेसिकली न्यू वैल्यू है, और ये वैल्यू कहाँ असाइन होगी? ये इस इंडेक्स नंबर को असाइन हो जाएगी। तो इस इंडेक्स नंबर पे पहले 0 था, 2 था, तो अब वो वहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसके बाद इस अपडेट के बाद जब आप ये लिखेंगे तो अब आप आउटपुट में हमारे पास मिलेगा 1, 4, 6, 8 वही रहेगा। 2 की जगह पे 1 आ गया, बाकी 4, 6, 8 कॉमन रहा। अगर आप एक रेंज को अपडेट करना चाह रहे हैं तो वही आप स्लाइसिंग वाला काम करेंगे, यानी एक रेंज डिफाइन करेंगे और उसके अंदर फिर उतनी ही वैल्यू दे देंगे। अब आप कह रहे हैं कि जी इस लिस्ट के अंदर ये जो हमारी लिस्ट है 1, 4, 6, 8, इसके अंदर उसको चेंज करें 1 से लेके 4 तक। 1 से 4 तक का मतलब है ये 0 है, इसको छोड़ दें, बल्कि 1, 2 और 3, इन 3 की बात कर रहे हैं। और इन तीनों पे वैल्यूज कौन सी डालनी है? 3, 5 और 7। तो ये जो है 3 1 पे चली जाएगी, नेक्स्ट 5 पे, नेक्स्ट मेंबर पे 5 चला जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उस पे 7 चला जाएगा, क्योंकि ये रेंज 1 से 4 है। 4 तो हमने इसमें शामिल नहीं करना, हम 1 से 3 की बात कर रहे हैं, 1, 2, 3, तो हमें 3 वैल्यूज चाहिए और ये तीनों वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दी। तो 3 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगी। तो अब हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या आ रही है? 1 हम पहले डाल चुके थे यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे 4 था, 4 की जगह पे क्या आ गया? 3, फिर 6 था, 6 की जगह पे हमारे पास आ गया 5, और फिर हमारे पास 8 था, उसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया? 7 आ गया। ठीक हो गया? ये क्लियर है? जी सर, क्लियर है। जी सर। सॉरी, अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद लिस्ट में ना कुछ फंक्शंस हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं लिस्ट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। एक है हमारे पास अपेंड का फंक्शन। अपेंड का फंक्शन का मतलब ये है, अपेंड का मतलब होता है किसी चीज़ में कोई चीज़ ऐड करना एट द एंड, ठीक है? लास्ट में कोई चीज़ ऐड कर देना, जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसके बाद कुछ ऐड, उसके आखिर में कुछ ऐड कर देना, तो उसे हम कहते हैं अपेंड करना।
तो अपेंड का मतलब है टू ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट, यूज द अपेंड मेथड। अच्छा, अब ये हमारे जो है वो बिल्ट इन मेथड है। हमने कहा था ना हमारे पास फंक्शन दो तरह के होते हैं, यूजर डिफाइन या बिल्ट इन। तो ये अब ये जो अपेंड है ये हमने नहीं बनाया, ये पाइथन लाइब्रेरी में अवेलेबल है, हम जस्ट उसको कॉल करते हैं। तो उसके लिए उसने कहा जी एक लिस्ट है हमारे पास एप्पल बनाना चेरी की, आप उस लिस्ट में लिख रहे हैं दिस लिस्ट डॉट अपेंड, आगे हम लिख रहे हैं ऑरेंज। अच्छा, ये जब डॉट के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि बेसिकली ये जो अपेंड है ये एज ए मेथड के तौर पे काम कर रहा है। आगे चल के हम देखेंगे कि पाइथन में ना फंक्शन और मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉर्मली हम कह देते हैं कि ये इंटरचेंजेबल है, मेथड और फंक्शन दोनों के आगे पैरेंथेसिस लगते हैं, दोनों में आर्गुमेंट सेंड किए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क हो सकता है। मेथड जो है ना वो बेसिकली ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग MCS 4th वाले हैं ये उनके लिए है कि वो बेसिकली जो अपेंड, यहाँ पे जो दिस लिस्ट है ये ऑब्जेक्ट है और अपेंड जो है वो एक उनके लिए उसका मेथड है। BBA वालों के लिए इस अपेंड को आप एज ए फंक्शन के तौर पे ट्रीट करें और ये बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। और डॉट ऑपरेटर के साथ हमने इस्तेमाल किया। तो अब कर क्या रहे हैं बेसिकली कि दिस लिस्ट जो ये लिस्ट है इसके अंदर हम अपेंड करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं एक नई वैल्यू ऑरेंज, और वो एंड कहाँ पे होगी, एट दी एंड, यानी चूंकि अपेंड है। तो जब आप ये करेंगे तो उसके बाद आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, एप्पल बनाना चेरी एंड ऑरेंज। जो चेरी के बाद पहले इस लिस्ट में 3 मेंबर्स थे, अब हमने 4 कर दिए। तो इसलिए हमने कहा था ना कि लिस्ट का साइज जो है वो डायनामिक है, यानी साइज फिक्स नहीं होता, आप उसको चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल की एग्जांपल हम देख चुके हैं कि हमने वैल्यूज को चेंज कर दिया, अब हमने उसका साइज भी चेंज कर दिया। पहले ओरिजिनली लिस्ट का साइज 3 था, अब वो क्या हो गया, 4 हो गया। उसके बाद है इंसर्ट का फंक्शन, अगेन फंक्शन या मेथड। इंसर्ट अ लिस्ट आइटम एट ए स्पेसिफाइड इंडेक्स, ठीक है। अब ये अपेंड में तो हमेशा वो एंड में करेगा, लेकिन अगर आप किसी खास इंडेक्स नंबर पे आप करना चाहते हैं, आप कहते हैं जी लिस्ट के जो सेकंड इंडेक्स नंबर है या थर्ड इंडेक्स नंबर है वहाँ पे ये वैल्यू ऐड हो जाए, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इंसर्ट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अगेन एक लिस्ट है हमारे पास, दिस लिस्ट एप्पल बनाना चेरी के नाम से, एप्पल बनाना चेरी उसके मेंबर्स हैं, दिस लिस्ट उसका नाम है। आप उसके साथ फंक्शन कॉल कर रहे हैं डॉट इंसर्ट, आगे हम 2 चीजें सेंड कर रहे हैं। एक वन ये है हमारी इंडेक्स नंबर या इंडेक्स पोजीशन जहां पे हमने इसको इंसर्ट करना है, और ये हमारी वैल्यू है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस लिस्ट में एप्पल बनाना चेरी के अंदर इंडेक्स नंबर 1 पे ऑरेंज आ जाए, ठीक है। तो अब जब आउटपुट आएगी तो इंडेक्स नंबर 0 पे एप्पल ही रहेगा, क्योंकि हमने उसको चेंज नहीं किया। 1 पे पहले बनाना था, अब वहां पे क्या आ गया, ऑरेंज आ गया। और बनाना जो है वो सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट स्टेट इंडेक्स नंबर पे मूव कर गया। पहले बनाना 1 पे था, अब 2 पे चला गया, और पहले चेरी 2 पे था, वो आगे 3 पे चला गया। तो इसका मतलब हुआ क्या कि बेसिकली आपने एक नया एलिमेंट उठाया और उसको इस लिस्ट के दरमियान में कहीं पे इंसर्ट कर दिया, और बाकी सारे जो उसके बाद वाले एलिमेंट हैं वो अपना एक एक इंडेक्स नंबर आगे मूव कर गए। तो इसमें आपको 2 चीजें सेंड करनी होगी, एक आपको इंडेक्स नंबर सेंड करना होगा। आप अगर 0 पे डालते तो ये कहाँ चला जाता, ये सबसे पहले आ जाता, यानी एप्पल की जगह पे फिर लिस्ट बनती हमारी। अगर हमने यहाँ पे 0 लिखा होता तो लिस्ट फिर हमारे पास बनती ऑरेंज, देन एप्पल, बनाना और चेरी। आप अगर आप इसको 2 पे करते तो फिर लिस्ट बनती एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड चेरी, और अगर आखिर में करते तो वो अपेंड वाली बात ही बन जाती। तो अगर इंडेक्स नंबर पे इंसर्शन करनी है तो इंसर्ट को यूज करेंगे, और अगर हमने लास्ट में करना है तो फिर सिंपल अपेंड को यूज करेंगे। अच्छा, फिर तीसरा है एक्सटेंड। ये तीनों बेसिकली जो फंक्शन है या मेथड है, अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड, ये लिस्ट के अंदर मेंबर्स को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। तो एक्सटेंड जो है वो कैसे काम कर रहा है, वो ये कहता है कि जी आपने एक लिस्ट है और इसमें आपने मल्टीपल वैल्यूज को ऐड करना है, सिंपल वैल्यू को ऐड नहीं करना। अपेंड में आपने सिर्फ एक वैल्यू को ऐड किया था, जबकि आप एक्सटेंड में एक से ज्यादा वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, ये एक दिस लिस्ट। अच्छा, एक्सटेंड दो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। एक आप डायरेक्ट वैल्यू सेंड करते हैं एक्सटेंड के अंदर, और एक एक्सटेंड के अंदर एक और लिस्ट सेंड करते हैं, ठीक है। यानी अब ये जो केस है, सेकंड वाला केस, ये वाला केस, मैं पहले इसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपके पास, अभी चेंज करते थे हाँ, तो हम कह रहे हैं कि जी एक दिस लिस्ट 1 है, एक दिस लिस्ट 2 है, इसमें 3 मेंबर्स हैं, इसमें 2 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हो गए टोटल हमारे पास, 3 फर्स्ट लिस्ट में, 2 सेकंड लिस्ट में। अब हम ये चाहते हैं कि एक नई जो दिस लिस्ट है 1, इसके अंदर दिस लिस्ट 2 ऐड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड्स, आगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट में वैल्यू क्या है, दिस लिस्ट 2। तो करेगा क्या कि इस दिस लिस्ट 1 में ऐड कर देगा दिस लिस्ट 2 के मेंबर एट दी एंड, ठीक है। तो आउटपुट हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी फिर एप्पल, बनाना, चेरी, ये फर्स्ट लिस्ट के थे, और आगे है मैंगो, ऑरेंज, ये हमारे पास सेकंड लिस्ट के थे। अब अगर इसके अंदर सेकंड लिस्ट में
4 मेंबर्स होंगे तो वो चारों इसमें ऐड हो जाएंगे, 10 मेंबर होंगे तो 10 के 10 इसमें ऐड हो जाएंगे। तो आपने बेसिकली दोनों लिस्टों को ऐड कर लिया, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट ऐड कर ली, और जिस लिस्ट को हमने पहले इस्तेमाल किया उसमें दूसरी लिस्ट ऐड होगी, ठीक है। यानी यहाँ जो चेंज आया वो किस में आया है, दिस लिस्ट 1 में आया। दिस लिस्ट 2 एज इट इज रही, उसमें कोई चेंज नहीं आया। दिस लिस्ट 1 में पहले 3 मेंबर्स थे, अब वो बढ़ के 5 हो गए। अगर आपने लिस्ट के थ्रू ऐड नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू थ्रू करके ऐड करना है, तो फिर आप ये इस्तेमाल करेंगे कि दिस लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड्स, और उसके बाद आगे वैल्यूज स्पेसिफाई कर देंगे। जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज देंगे उसी ऑर्डर में वो वैल्यू उस लिस्ट में ऐड हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम एक्सटेंड का फंक्शन इस्तेमाल करके अपनी लिस्ट के अंदर मोर देन 1 वैल्यूज को जो है वो ऐड कर लेते हैं, या फिर एक लिस्ट के साथ दूसरी लिस्ट को ऐड कर लेते हैं। जिस तरह हम लिस्ट में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, हम उसमें से रिमूव भी कर सकते हैं। तो रिमूव हम इस्तेमाल करेंगे जब हमने वैल्यू स्पेसिफिक रिमूवल करना है, कि हमारे पास लिस्ट है, उसमें मेंबर्स हैं एप्पल, बनाना, चेरी, हम रिमूव करना चाहते हैं बनाना को। अब बनाना वैल्यू है, इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स इसका होगा 1। तो हम क्या करेंगे, दिस लिस्ट डॉट रिमूव, और रिमूव के अंदर फिर हम उसकी वैल्यू पास कर देंगे। तो इस लिस्ट में से जहां जहां बनाना हमें मिलेगा वो उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अगर आप इसको डिस्प्ले करवाएंगे आउटपुट, तो फिर आउटपुट में क्या आएगा, एप्पल आएगा, और फिर हमारे पास क्या आएगा, चेरी आ जाएगा। तो लिस्ट का साइज भी डिक्रीज हो गया, पहले 3 था वो 2 हो गया। और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आल्सो रिमूव द स्पेसिफाइड इंडेक्स वैल्यू। अगर आप इंडेक्स के ऊपर जाके रिमूवल करना चाहते हैं तो फिर आप डेल को इस्तेमाल करेंगे, DL। तो यहाँ पे क्या है जी, दिस लिस्ट, और उसके बाद वो कह रहे हैं डेल दिस लिस्ट 0। अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर यूज किया जा रहा है, लिस्ट वैल्यू इस्तेमाल नहीं की जा रही। हमें नहीं पता कि पहले में क्या है, हम ये चाहते हैं कि जी जो भी लिस्ट है उसमें से जो 0 इंडेक्स पे वो डिलीट कर दो, तो वो हम 0 कर देंगे। 1 पे कर दो तो वो 1 वाला कर देगा, 2 पे कर दो तो 2 वाला कर देगा। तो रिमूव और डेल में फर्क ये है कि रिमूव काम करता है वैल्यू के ऊपर, जबकि डेल जो है वो काम करता है इंडेक्स नंबर के ऊपर। ये फंक्शंस क्लियर हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बड़े सिंपल से हैं, इसमें कोई वैसे इशू होना नहीं चाहिए आई गेस। जी क्लास क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है जी। कोई क्वेश्चन है? चलें जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है लूप या आइट्रेशन इन द लिस्ट। लूप हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने कहा था कि हमारे पास एक फॉर लूप होता है और एक वाइल लूप होता है। तो पाइथन के अंदर एक बड़ी फैसिलिटी है कि जब हमारे पास इस तरह का डेटा टाइप होता है, जिस तरह का हमारे पास लिस्ट है जिसमें हमारे पास कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें जो लूप है, फॉर लूप स्पेशली जो है ना, वो ऑटोमेटिकली लिस्ट के साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। प्रोग्रामर को बताना नहीं पड़ता कि जी लिस्ट में 10 मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं, 20 मेंबर हैं, तो ये लूप 5 दफ़ा चलाना है, 10 दफ़ा चलाना है या 15 दफ़ा चलाना है। सी वगैरह में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता था, तो उसमें हमें लूप को खुद से कंट्रोल करना पड़ता था। एरे अगर हमारा 10 का है तो फिर हमें लूप भी 10 के लिए चलाना पड़ता है। अगर हम एरे 5 का लगाएंगे तो फिर हमें लूप को भी 5 के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जी हमारा जो लूप है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। एक लिस्ट है हमारे पास, उसमें मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 7, और हमारे पास एक लूप लगाया फॉर आई इन लिस्ट, और आगे आपने कर दिया प्रिंट आई। अब फॉर तो हमारा कीवर्ड हो गया, ठीक है, इन भी हमारा कीवर्ड है, और लिस्ट जो है वो लिस्ट है, जो भी लिस्ट का नाम है। माई लिस्ट होगा तो यहाँ माई लिस्ट आ जाएगा, लिस्ट 1 होगा तो यहाँ पे लिस्ट 1 आ जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि इस लिस्ट के ऊपर फॉर लूप चलाओ, लेकिन हमने कहीं तादाद नहीं बताई कि कितनी दफ़ा चलाओ, क्योंकि पाइथन में जो फॉर लूप है वो ऑटोमेटिकली लिस्ट के साइज के हिसाब से चलेगा। तो लिस्ट का साइज कितना है इस वक्त, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है ये लूप 5 दफ़ा ही चलेगा। और आई क्या है, आई एक वेरिएबल है। यहाँ पे ये आई कुछ भी हो सकता है, आप आई रख लें, एक्स रख लें, काउंट रख लें, इंडेक्स रख लें, व्हाटएवर जो भी आप उसका नाम लेना चाहें कीवर्ड के अलावा वो आप रख लें। होगा क्या कि जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, अब इस लूप ने 5 दफ़ा चलना है क्योंकि लिस्ट का साइज 5 है, तो ये लूप 5 दफ़ा चलेगा। फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई किसको पॉइंट करेगा, 1 को, सेकेंड टाइम 3 को, नेक्स्ट 5 को, नेक्स्ट 7 को, और नेक्स्ट 9 को। तो इसका मतलब ये होगा कि 5 दफ़ा चलने पे आई जो है वो आइट्रेट करेगा, आई जो है वो आइट्रेट करेगा लिस्ट के एलिमेंट्स के ऊपर। पहली दफ़ा वो फर्स्ट इंडेक्स को, फर्स्ट मेंबर को करेगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर 4 को, और सो ऑन लास्ट तक जाएगा। तो आपने क्या किया, आपको अब आई जब फर्स्ट टाइम चला तो हमारे पास आई 1 को है, तो हमने क्या कर दिया, प्रिंट आई। तो इसका मतलब है आई 1 पे है तो प्रिंट आई में क्या आ जाएगा, 1, फिर दूसरी दफ़ा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। आपने इस छोटे से कोड के थ्रू इस लिस्ट के अंदर जितने भी मेंबर्स थे आपने उसको डिस्प्ले करवा दिया।
ये लूप फॉर लूप क्लियर हो गया जी क्लास? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके और एग्जांपल करके देखते हैं। अब हमारे पास एक लिस्ट है, अगेन वही 5 मेंबर्स की। आपने एक फंक्शन कॉल किया एलियन, शायद मैंने पहले बताया था, लेंथ कैलकुलेट करने के लिए है, लेंथ काउंट करने के लिए है। तो एलियन दें और पैरामीटर में लिस्ट दे दें, तो अब वो हमें रिटर्न करेगा उस लिस्ट का साइज। अब ये तो छोटी सी लिस्ट है, हमें नजर आ रहा है 5 है, अगर लिस्ट बहुत बड़ी है उसमें 100 200 एलिमेंट है, आप कौन काउंट करे, तो आप जस्ट ये इस तरह का फंक्शन एलियन लगाएं और उसके आगे लिस्ट का नाम दें, तो हमें उसकी लेंथ आ जाएगी, नंबर कितनी उसमें मेंबर्स की तादाद है वो पता चल जाएगी, 5 10 15 100। अब हम क्या कर रहे हैं, लूप लगा रहे हैं, और अब की बार हम लूप लगा रहे हैं रेंज के साथ। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो फॉर लूप है वो एक स्पेसिफिक रेंज पे चले। ये जो लूप चल रहा था ये तो लिस्ट के साइज के हिसाब से चल रहा था, लिस्ट का साइज जितनी ना होगा लूप उतनी दफा चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि लूप चलाएं लेकिन एक खास रेंज के ऊपर। रेंज में वैल्यू कोई भी हो सकती है, यहाँ पे हमने रेंज में वैल्यू क्या दी है, लेंथ दी है, और लेंथ अगेन जो कि 5 है तो लिहाजा वो 5 दफा ही चलेगा। और अब की बार जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे, तो चूंकि आप फॉर लूप लिस्ट पे नहीं चला रहे बल्कि फॉर लूप फॉर आई इन रेंज चला रहे हैं, तो लिहाजा प्रिंट के लिए हमें सिंपल आई की जरूरत, प्रिंट ऑफ आई हमारे लिए काम नहीं करेगा अगर हमने मेंबर्स को प्रिंट करवाना है, बल्कि हम क्या करेंगे, प्रिंट फिर लिस्ट ऑफ आई की बात कर रहे हैं। ये दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे लूप चल रहा था फॉर आई इन लिस्ट, तो आई जो है वो ऑटोमेटिकली आइट्रेट हो रहा था लिस्ट के मेंबर्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो लूप चल रहा है वो फॉर आई इन रेंज चल रहा है, लिस्ट पे नहीं चल रहा, ठीक है, इस लिहाजा वो इस लिस्ट के साथ लिंक्ड अप नहीं है। अब वो रेंज क्या है, रेंज एक नंबर है, और रेंज के अंदर हमने वैल्यू दे दी लेंथ, और वो वही नंबर है जो कि लिस्ट का साइज है। अगर आप उसके अलावा कोई डिफरेंट नंबर दे देते, से आप 10 दे देते, तो हमारे पास जो है वो ये जो लूप है वो 10 टाइम चलता। अच्छा, अब चूंकि लूप तो चलना है उतनी दफा जितनी लेंथ है, और लेंथ एग्जैक्टली लिस्ट की लेंथ के बराबर है, तो लिहाजा अब हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्प्ले करवाने के लिए लिस्ट ऑफ आई इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हारून, आपका कोई क्वेश्चन है? यू हैव रेज्ड योर हैंड। यस सर। सर ये जैसे आपने ये रेंज बता रहे हैं सर, जी सर रेंज के आगे हमने लेंथ लगाया हुआ, लेंथ की जगह पे अगर हम 3 या 4 लिखें तो इसका मतलब वो 3 या 4 टाइम ही चलेगी, एग्जैक्टली ऐसे ही है सर? अगर हमने फॉर लूप को अपनी मर्जी से चलाना है एक खास नंबर तक, n तक, तो वो फिर हमें रेंज के अंदर n देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वो लूप अब लिस्ट के साइज के हिसाब से नहीं चलेगा, बल्कि एग्जैक्टली वो, अब से लिस्ट के साइज है जी 100, लेकिन हम कहते हैं जी लूप हमारा सिर्फ 3 दफा चलना चाहिए, तो वो फिर आप रेंज के अंदर वैल्यू दे देंगे, तो लिहाजा वो लूप जो है वो फिर 3 दफा ही चलेगा। फॉर लूप में यस। रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वैसे फॉर लूप लिंक अप हो जाता है किसी मतलब हमारे पास जो लिस्ट है या डिक्शनरी है उसके साथ, लेकिन अगर आप फॉर लूप को चलाना चाहते हैं अपने हिसाब से, किसी किसी उसके साथ लिंक नहीं करना चाहते, तो फिर आप उसको रेंज इस्तेमाल करेंगे, रेंज का फंक्शन, और फिर उसके अंदर हम वैल्यूज देंगे, और फिर वो फॉर लूप उतनी दफा चलेगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट है जी हमारे पास लूप यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव बेसिकली वही है जो हम कर चुके हैं, लेकिन ये ना दिस इज व्हाट वी कॉल पाइथोनिक वे ऑफ कोडिंग, पाइथोनिक वे ऑफ कोडिंग, कि ये वही काम है जो पीछे हमने किया है ये वाला, लेकिन इसमें कोड का स्टाइल चेंज हो गया। लिस्ट वही है हमारे पास, अब हम कर रहे हैं अगेन प्रिंट आई, ठीक है, आई प्रिंट के फंक्शन में आई हमने एज ए पैरामीटर सेंड कर दिया फॉर आई इन लिस्ट, ठीक है, किसके लिए, जब आई जो है वो लिंक होगा, फॉर जो फॉर लूप है वो लिंक होगा लिस्ट के साथ। अब ये फॉर आई इन लिस्ट वही है जो हमने यहाँ पे की थी बात, फॉर आई इन लिस्ट। तो जब हमने ये लिखा था तो हमने कहा था कि आई जो है वो आइट्रेट करेगा लिस्ट के तमाम मेंबर्स पे, तो यहाँ पे भी आई जो है वो आइट्रेट करेगा लिस्ट के तमाम मेंबर्स पे, तो फर्स्ट टाइम 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। अच्छा, और हर दफा वो काम क्या करे, उस आई को प्रिंट के अंदर डाल के हमने कहा कि उसको प्रिंट करवा दो, ओके। सेकेंडली, ये सारा का सारा कोड हमने किस में डाल दिया, लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या क्या कह रहे हैं कि ये जो फॉर लूप है ये आई के ऊपर चलेगा, डिस्प्ले और आई जो है वो उसको हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, और ये सब के सब इसको अपने लिस्ट के अंदर डाल दिया, ताकि हम कह रहे हैं कि ये एक लिस्ट का ऑपरेटर है और ये लिस्ट के तौर पे काम करेगा। अगर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट उड़ा देंगे यहाँ से, तो ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। इस कोड की और इस कोड की आउटपुट बिल्कुल सेम है, बस फर्क ये है कि ये जो कोडिंग का स्टाइल है वो डिफरेंट है, और आपने जो 2 लाइनों का कोड था अब उसको आपने समराइज करके कंप्रीहेंसिव करके जो है उसको सिंगल लाइन में लिख लिया, आउटपुट जो है वो हमारी बिल्कुल सेम है।
अच्छा, उसके बाद अगर आप लोगों को लिए मतलब थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, ये सिर्फ ये कोड नहीं है, आगे चल के देखेंगे पाइथन में ना बहुत सारे कोड इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो इनिशियली वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, तो आप बेशक उसको सिंपल लिख लें, आउटपुट में कोई फर्क नहीं आता, ये सिर्फ सिंटैक्स की बात है और कुछ लॉजिक की इसमें बात नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं जी, टू एक एग्जांपल है, टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट हैविंग आइटम्स व्हिच हैव ए इन इट, ठीक है। अब एक लिस्ट है फ्रूट्स के नाम से और उसमें हमारे पास एप्पल, बनाना, चेरी और दूसरा मेंबर्स हैं। अब वो कंडीशन ये एक नई न्यू लिस्ट, ये एम्प्टी लिस्ट है हमारे पास, तो अब हम यही चाहते हैं कि इस फ्रूट्स में से वो मेंबर्स जिनमें ए आता है, ए, वो इस न्यू लिस्ट में ऐड हो जाएं, और जिनमें ए नहीं आता, स्ट्रिंग्स के अंदर अल्फाबेट ए नहीं आता, वो इसमें ऐड ना हो, ठीक है। कंडीशनल एडिशन है हमारे पास। तो हमारे पास क्या है जी, एक लूप लगेगा। अच्छा, पहला लूप तो हम किस पे लगाएंगे, फ्रूट्स के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हमने फ्रूट के हर मेंबर पे आइट्रेट करना है, हर मेंबर को चेक करना है। तो फॉर एक्स एंड फ्रूट्स, तो इससे तो हमारे पास जो एक्स है वो एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी और मैंगो। अब ये जो आउटर ये जो लूप है हमारा फॉर लूप, ये कितनी दफा चलेगा, 5 टाइम चलेगा। इसमें फिर हमने कंडीशन लगाई इफ, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, ए डबल कोट्स में है, यहाँ पे ए का मतलब है अल्फाबेट, ठीक है, इन एक्स। एक्स फर्स्ट टाइम किसको पॉइंट कर रहा होगा, एप्पल को, तो हम बात कंडीशन ये लगा रहे हैं इफ ए इन एप्पल, यानी ए का जो अल्फाबेट है ये एप्पल के स्ट्रिंग में है या नहीं है। अब स्ट्रिंग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, तो वो तमाम जो उसमें अल्फाबेट्स हैं उनको वन बाय वन चेक करेगा और ढूंढेगा ये इनका फंक्शन काम कर रहा है। इनका फंक्शन जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है, जो ये चेक करता है कि ये जो सब स्ट्रिंग है ये इस स्ट्रिंग में मौजूद है या नहीं है। अगर है तो वो ट्रू हो गई, अगर नहीं है तो वो फॉल्स हो गई। तो जब एप्पल वाला केस है तो उसमें ए मौजूद है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो फिर हम इफ की बॉडी में चले गए, और इफ की बॉडी में जाके न्यू लिस्ट, ये वाली जो हमने क्रिएट की हुई है ये एम्प्टी है, डॉट अपेंड। अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमने लिस्ट के एंड में एलिमेंट ऐड करना है तो हम अपेंड यूज करते हैं। और क्या अपेंड करना है, एक्स। क्यों, एक्स में क्या है, एप्पल, क्योंकि एप्पल में ए मिल गया तो लिहाजा उस एप्पल को अब न्यू लिस्ट में चले जाना चाहिए, तो लिहाजा हमने डॉट अपेंड कर दिया। अब चूंकि ये लिस्ट एम्प्टी थी तो जब आप अपेंड करेंगे तो ये पहला मेंबर हो जाएगा, ठीक है, तो ये अब 0 इंडेक्स पे ऐड हो जाएगा। फिर सेकंड टाइम ये लूप चलेगा, अब एक्स किसको पॉइंट करेगा, बनाना को। अगेन अब एक्स में बनाना है, ए इन बनाना, कंडीशन फिर ट्रू हो गई है, तो न्यू लिस्ट डॉट अपेंड पैरेंथेसिस में x इज इक्वल टू बनाना, तो लिहाजा अब न्यू लिस्ट में पहले एप्पल ऐड हुआ था, अब क्या हो जाएगा, एप्पल कॉमा बनाना। थर्ड टाइम क्या होगा, चेरी, x जो है वो चेरी को पॉइंट करेगा। लेकिन अब a इन x, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि चेरी में a नहीं है, तो लिहाजा ये जो न्यू लिस्ट वाला कोड है ये नहीं चलेगा। फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम चलेगा 4 टाइम कीवी, फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कीवी भी ऐड नहीं होगा। और फिर चलेगा 5 टाइम मैंगो, और मैंगो में ए है तो मैंगो ऐड हो जाएगा। और उसके बाद न्यू लिस्ट आएगी, तो उस न्यू लिस्ट में कौन कौन आएगा, एप्पल, बनाना और हमारे पास क्या आएगा, मैंगो। तो इस तरीके से आपने एक लिस्ट ली, उस लिस्ट के अंदर उस पर लूप भी लगाया, उसमें कंडीशन भी लगाई, उसमें अपेंड का फंक्शन भी यूज किया, और एक नई लिस्ट क्रिएट कर ली जिसके अंदर कोई भी जो आपने कंडीशन लगाई थी वो मीट हो गई तो वो अपेंड होगा या नई लिस्ट में ऐड होंगे, अदरवाइज वो ऐड नहीं होंगे। ये कुछ लिस्ट फंक्शंस हैं जो हैं, इसमें से अपेंड हमने पढ़ लिया है। उसके बाद है क्लियर, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। अगर आपने पूरी लिस्ट है, लिस्ट को नहीं आपने डिलीट करना, लिस्ट रहे लेकिन एलिमेंट रिमूव हो जाए, तो आप क्लियर का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। कॉपी, रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द लिस्ट, इसी लिस्ट की कॉपी आपके पास बन जाएगी, एक सेकंड कॉपी बन जाएगी, उसको आप एक दूसरे नेम से जो है उसको सेव कर लेंगे, यानी इसी लिस्ट की आप एक डुप्लीकेट बना लेंगे। काउंट जो है वो रिटर्न्स द नंबर ऑफ द एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, कि अगर आप कहते हैं कि जी इस लिस्ट में एप्पल कितनी दफा आ रहा है, अब 6 दफा एप्पल आ रहा है तो वो आपको 6 रिटर्न कर देगा, 0 दफा एप्पल आ रहा है तो वो 0 रिटर्न करवा देगा। किसी एक मेंबर का को काउंट करना एक लिस्ट के अंदर। एक्सटेंड हम देख चुके हैं। इंडेक्स, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। तो ये हमें जो इसके अंदर हम इंडेक्स के अंदर हम वैल्यू सेंड करेंगे, हमें उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करवाएगा। सपोज करें हमारे पास लिस्ट है एप्पल, बनाना, मैंगो, हम लिखते हैं इंडेक्स मैंगो, तो हमें मैंगो का जो इंडेक्स है नंबर है वो 0, 1 और 2, तो हमें 2 रिटर्न करवा देगा। इंसर्ट हम देख चुके हैं। और पॉप, रिमूव द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन, ये जो हमने जैसे रिमूव किया था इस तरीके से हम पॉप भी कर सकते हैं। रिमूव हम कर चुके हैं। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट, अगर लिस्ट किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में है, जैसे अल्फाबेटिक स्ट्रिंग की लिस्ट है तो वो अल्फाबेटिक ऑर्डर हो सकता है असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो एप्पल, बनाना और चेरी, तो ये ABC है तो हम कहेंगे कि ये
हमारे पास जो है वो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो अगर हम इस पे ये रिवर्स का ऑर्डर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो चेरी है वो पहले नंबर पे आ जाएगा, बनाना दूसरे पे, और एप्पल जो है वो तीसरे नंबर पे चला जाएगा। तो आपने उसको रिवर्स कर दिया। और सॉर्ट का मतलब है सॉर्ट द लिस्ट। अगर हमारे पास लिस्ट में रेंडमली नंबर्स मौजूद हैं, अल्फ़ाबेटिक हैं या न्यूमेरिक नंबर्स हैं और वो रेंडमली हैं, तो आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं और फिर उसको आपको बताना पड़ेगा कि वो असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो ये हमारे पास ये वो लिस्ट का कोड था। क्लियर है? इसमें कुछ क्वेश्चन, कोई सवाल लिस्ट के हवाले से? नो सर, थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा, अब क्लास ऐसा है कि नेक्स्ट वीक से जो है ना हम शेड्यूल लेक्चर्स करेंगे। बिलावल, पहले तो मुझे आप बताएं, बीबीए आपकी क्लासेस का स्केड्यूल है कोई, या मतलब किस तरह होती हैं आपकी क्लासेस? सर क्लासेस स्केड्यूल मैंने आपको सेंड कर दिया था। वो उसी के हिसाब से हो रही हैं? जी सर, उसी के हिसाब से ही हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी अगर हम 12 से 1 रखें तो 12 से 1 फ्री है क्लास बीबीए वाले? सर ये क्लास पे डिपेंड करता है सर। फ्राइडे, सैटरडे और संडे रखेंगे सर बेशक आप सुबह भी लें ना 9-10 बजे, तब भी इन्होंने 12-13 नहीं आना है, और शाम को भी रखे ना तब भी 12-13 नहीं आना है। नहीं, मुझे ये बता दें कि 12 से 1 बजे फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपकी क्लास, कोई और क्लास तो नहीं है? बस ये बताएं। नहीं सर, कोई और तो नहीं है। 12 से 1 बजे फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपकी क्लास फ्री है? ठीक है जी सर। ठीक है। अब इस वीक से, नेक्स्ट से हमने ना, आज तो हमारी क्लास हो गई है, कल और परसों इंशाल्लाह हम ये 12 से 1 बजे आपकी क्लास कंडक्ट करेंगे इसी के। ठीक है, ओके सर, इंशाल्लाह। मैं ग्रुप पे भी मैसेज कर दूंगा, आप भी बच्चों को कह दीजिएगा, और मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। अच्छा, आप लोग एलएमएस, अच्छा नहीं वाला आपका कोर्स एलएमएस पे नहीं आया, चले खैर वो फिर हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, एमसीएस फोर्थ आप लोगों का शेड्यूल जो है वो सर हमारे MCS फोर्थ का बोल रहा हूँ सर, अमीर हमजा। सर हमारे लेक्चर जो होते हैं ना, कभी थर्सडे को होता है, कभी सैटरडे को होता है, और कभी फ्राइडे को भी। सर आज 2 लेक्चर थे, जब आपका उसका अपडेट हो रहा था ना विंडो, सर उस टाइम भी हमारा लेक्चर चल रहा था। तो सर अगर आप ऐसा कर लें, जैसे मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे के दौरान कोई लेक्चर रख लें तो आपको आसानी हो तो इसमें। अगर आप लोगों का मैं 12 से 1 बजे रख लूँ लेक्चर, और मैं उसको रख लूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ठीक है आप लोगों के लिए, एमसीएस फोर्थ के लिए? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। चले मैं नोट कर लेता हूँ। अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एमसीएस फोर्थ का लेक्चर हुआ करेगा, और टाइमिंग जो है वो 12 से 1 होगी। और जो बीबी है आप लोगों का होगा सर कोर्स सेम है दोनों का? आपके फ्राइडे, सैटरडे और संडे है। सर कोर्स सेम है दोनों का? बच्चे यहाँ तक सिलेबस सेम था, क्योंकि यहाँ तक जो आप लोगों का है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ठीक है, और इन लोगों का एडवांस ऊब। तो चूंकि पाइथन इन्होंने नहीं पढ़ी थी, तो इसलिए ये बेसिक्स पाइथन हमने पढ़ ली है। अब नेक्स्ट जो है वो मैंने इन लोगों को ऊब पढ़ानी है, वो मैंने आपको नहीं पढ़ानी। ठीक है, तो आपका सिलेबस और हो जाएगा, इनका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, अब ये आप दोनों के टाइम तय हो गए हैं कि बीबीए का लेक्चर हुआ करेगा 12 से 1 फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और एमसीएस फोर्थ का लेक्चर हुआ करेगा 12 से 1, और वो होगा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, ओके, ठीक है सर। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। एमसीएस फोर्थ आप लोगों को मैं असाइनमेंट उस पर अपलोड करूंगा एलएमएस के ऊपर, तो आप लोग वो फिर जो है ना उसको मतलब आई होप कि आज मैं कर दूंगा। प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट है, अब तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसके हवाले से, वो फिर आपने वो एलएमएस पे ही अपलोड करनी होगी। ठीक है, ठीक है चलें, ठीक है, आज के लिए हम फिर अपनी क्लास। अच्छा सर, आप मीटिंग जूम पर ही करेंगे ना हमसे? हाँ, जूम पे ही करेंगे, मतलब ठीक है, ठीक है सर, जूम पे सही फिजिबल है ना सर? जी सर, जूम पर सही रहती है सर, एलएमएस पे मीटिंग सही नहीं होती, कभी आवाज नहीं आती। मीटिंग हम जूम पे करेंगे, और ये जो इसकी रिकॉर्डिंग होगी ना जूम, ये फिर मैं वहाँ पे अपलोड कर दिया करूंगा एलएमएस के ऊपर, ताकि अगर कोई बच्चा दोबारा इसको सुनना चाहता है तो वो वहाँ से उठा ले। ठीक है, ठीक है सर, ये बहुत अच्छा करते हैं रिकॉर्डिंग वाला सर, काफी रिकॉर्ड करके जूम पे भी डाल दूंगा, एलएमएस पे भी डाल दूंगा, और यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसको एक्सेस कर लेंगे बाद में। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर।